का है, ठीक है, क्लास 12। तो 12वीं का जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न। यानी ये पूरा सीरीज जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे, चाहे 10 मिनट का वीडियो बना चाहे 20 मिनट का, जितने मिनट का वीडियो बना देंगे उतने नंबर आपका सिक्योर रहेगा कि उतने नंबर तक आप कवर कर ले गए। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसी का हम रिवीजन करेंगे। और जिसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश का परिभाषा, चूंकि आप क्लास 10th में हो नहीं कि परिभाषा पूछे, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे गुण क्या होता है, ठीक है, इनका नेचर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न बनता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम आवेश के विषय में बात करें तो आवेश वह पदार्थ या वह द्रव्य होता है जिसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। यह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जहां विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे यानी वह गुण क्या होगा, वैद्युत आवेश। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का आप पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे धन आवेश और दूसरा पढ़े होंगे आप ऋणावेश। धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश का मतलब निगेटिव चार्ज। ये दोनों चीजें आप पढ़े हो। अब इसमें बेटा धनायन और ऋणायन के अंदर एक प्रकृति होती है और इनकी प्रकृति क्या होती है, एक सजातीय की और दूसरी विजातीय की। तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश का मतलब प्लस और प्लस हो, माइनस या माइनस। तो जब दो सेम नेचर के एक साथ दिखाई दे जाए तो इनका मतलब इनके बीच में सदैव जब भी देखोगे तो एक दुश्मनी की भावना नजर आएगी, यानी एक दूसरे को मारने काटने के उतारू रहेंगे। मतलब इनके बीच दुश्मनी का भाव होगा और दुश्मनी का भाव संकेत किसका होता है, प्रतिकर्षण का। किसका होता है? यानी सजातीय आवेशों के बीच कैसा नेचर होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिकर्षण की। क्लियर है? जैसे कभी भी मूवी देखना ना, अगर एक मूवी में हीरो और विलन हो तो हीरो और विलन के बीच में सदैव क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है। वो उसको देखेगा तो लगेगा बस सब इसको उड़ा दे, वो देखेगा तो वो उसको उड़ा दे, यही करते हैं। तो जब भी सेम नेचर के हो तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, दुश्मनी यानी प्रतिकर्षण। लेकिन बीजाती आवेश हो, जैसे मूवी में ही हीरो हो और कौन हो, हीरोइन, इनके बीच में क्या होता है, प्यार। प्यार का मतलब आकर्षण। प्यार का मतलब आकर्षण। कोई डाउट? यानी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है और इनके बीच रिपल्सन। तो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। याद नहीं आएगा तो बस ये समझ लेना, जब विजाती है यानी अलग अलग नेचर के, एक हीरो था और एक, देखते हो ना मूवी में, बाकी समझदार हो ही तुम लोग, है कि नहीं। दूसरी चीज बेटा, आवेश के ही गुण की बात करते हैं तो इसका आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़े होंगे। क्वांटमीकरण जो पढ़े होंगे, इसमें क्वांटमीकरण में हम लोग पढ़े थे कि यदि दो निकाय ले लें, एक निकाय ए हो और एक निकाय बी हो, यदि इन दोनों निकायों को आपस में संपर्क में ले आए तो इनमें आवेशों का प्रवाह होने लगता है। और आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। ऐसे स्थिति में यदि यह आवेश इसको 1 कूलम दिया तो ये भी कितना लेगा, 1 कूलम। तो देने वाला दाता होता है यानी पॉजिटिव होता है। दानी आदमी हमेशा धनवान ही होता है ना। हमारे जेब में पैसा पड़ा रहेगा तभी तो दान करोगे, यानी हम धनवान हैं। और लेने वाला क्या है, ग्राही यानी भिखारी यानी गेनर है। यानी ये डोनेटर है और ये एक्सेप्टर है। बात समझ में आ गई? अगर ये कितना दे दे, 100 कूलम, तो ये कितना लेगा, लेकिन माइनस में लेगा। यानी इसका मतलब क्वांटमीकरण यदि आवेशों की हम बात करें तो Q बराबर, यदि हमने n इलेक्ट्रॉन दिया तो ये n इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी प्लस माइनस NE। एक चीज और याद रखना बेटा,
आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। मतलब ई का जो मिनिमम मान माना गया वह कितना माना गया? 1.6 गुणे 10 के पावर -19। मतलब इससे कम आप नहीं दे सकते हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता है घर से आए और कहे कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन कम है या 5.5 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, ऐसा नहीं है। यानी आधा इलेक्ट्रॉन हम डोनेट नहीं कर सकते, यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन मिनिमम जाएगा या वह 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम साझेदारी होगी, 1 से कम नहीं। यानी n जो है वो पूर्णांक संख्याएं है। n क्या है? यानी n इज बिलोंग टू इंटीजर नंबर, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। कोई डाउट? क्लियर है? अब इस पे एक सवाल तो तय है आना है, और वह सवाल क्या आ सकता है? जैसे मान लो कह दिया कि 1 कूलाम आवेश में, या 1 कूलाम की जगह 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन क्या बनेगा? Q का मान क्या दिया है? 3.2। ये किसका मान है? Q का ही तो मान है। n पूछ रहा है E का मान, तो हमको पता है 1.6 गुणे 10 के -19। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर Q बाई n। तो Q का मान क्या रखेंगे? n बराबर Q बाई, चूंकि n निकालना ना, E 3.2 और 1.6 गुणे 10 पे -19 भाग करेंगे 16 दूना 32, 2 गुणे 10 के पावर -19। विस्तार में कैसे लगाना ये पूरा आपको बताया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? आवेश के अंदर ही बेटा एक और गुण होता है जिससे प्रश्न पूछता है, यानी प्रश्न इससे आएगा, आवेश की मात्रा पूछ लेगा, आवेश का मात्रक भी पूछेगा। तो मात्रक क्या होता है? आवेश का प्रकार पूछ लिया तो धनावेशित, और विजातीय और सजातीय में गुण पूछेगा तो विजातीय सदैव आकर्षण और सजातीय सदैव प्रतिकर्षण करता है। क्लियर? एक चीज और बेटा, आवेश जो होता है ना, संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका? संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश के संरक्षण नियम से तात्पर्य क्या है? अगर मान लो आपके पास 2 निकाय है, एक निकाय A और दूसरा B। अब इन दोनों को संपर्क में ले आओगे तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप अलग से इलेक्ट्रॉन इनको दे पाओगे। अगर ये आवेशित है, यानी इसके पास धनायन बहुत ज्यादा है, तो ये इसको दे देगा, तब तक देगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आवेश पूरी तरह खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए। यानी आवेश संरक्षण का नियम सीधे सीधे ये कहता है, हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? यानी इस पे सवाल भी बन जाता है कभी कभी। सवाल कैसा बनाएगा? कहेगा एक निकाय था, ठीक है, इस पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश था बिंदु A पर, बिंदु B पर 4 माइक्रोकुलाम था, बिंदु C पर -7 माइक्रोकुलाम था। कहा बाद में यदि हम इनको, ठीक है, यदि इन दोनों को एक दूसरे के साथ हिला दें या संपर्क में ले आ दें तो ऐसे स्थिति में आवेशों की मात्रा बदल गई और A पर आ गया 5 माइक्रोकुलाम, B पर आ गया 1 माइक्रोकुलाम, तो C पर क्या होगा? C पर क्या होगा? तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को? आवेश संरक्षण के नियम से हमने पढ़ा क्या? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, मतलब जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही आवेश यहाँ पर भी होगा। मान ला C पर x कुलाम, x माइक्रोकुलाम आवेश है, कितना मान ला? x माइक्रोकुलाम। और जैसे ही x माइक्रोकुलाम मानेंगे बेटा तो इस पूरे को जोड़ेंगे और बराबर दिखा देंगे इन पूरे को जोड़कर। 2 + 4, 4 2 और 7 में 6 गया, क्या बचेगा? 1 माइक्रोकुलाम, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 7 बड़ा और उसके आगे क्या है? माइनस। अब इसको जोड़ोगे बेटा तो क्या होगा? 5 और 1 6 माइक्रोकुलाम प्लस x। अब 6 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x बराबर क्या हो गया? -7 माइक्रोकुलाम। कितना हो जाएगा? -7 माइक्रोकुलाम। यही आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट?
अब एक चीज ध्यान दो बेटा, अगला जो टॉपिक पढ़ोगे यानी आवेश से संबंधित ये पूरा मतलब हमने समरी पढ़ा दिया, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिया। कई बार प्रश्न पूछा है बेटा कि आवेश की मात्रा क्या होती है, तो एक आवेश की मात्रा होती है 1 इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻19। आवेश के क्वांटमीकरण पे सवाल 100% आता है और इस बार भी आएगा। 3.2 की जगह 1 कर देगा, 6.4 कर देगा, कुछ भी करेगा, डाटा चेंज करेगा, लेकिन सवाल 100% आना है तो आना है। और इस बार जो सवाल आएगा वहां 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? दूसरी चीज, आवेश संरक्षण का नियम जरूर आप पढ़ लेंगे। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही क्लियर है। अब कूलम का नियम देखो, कूलम का नियम जो है, कूलम का नियम इन्होंने क्या किया, जो हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा न्यूटन का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 पिंड है यदि दोनों पिंडों के बीच यदि हम बल निकालें तो उन पर लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के सेम वही नियम कूलम ने भी दिया। कूलम ने कहा भैया यदि 2 आवेश Q1 Q2 लेते हो और इन पर लगने वाला बल एक अक्षीय हो, एक अक्षीय मतलब एक अक्ष के अनुदिश हो। अब ये नहीं है कि x अक्ष पे रखो और एक y अक्ष पे रखो और तिरछा बल लगाओ, तो तिरछा बल इस पे लगने वाला नहीं है। तो कूलम के नियम में बाद में ये संशोधन हुआ था, पहले तीनों ने जो दिया वही हम लोग पढ़े। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग पढ़ लिए, या रिवीजन करें तो फास्ट तरीके से कैसे पढ़ेंगे। इन्होंने बताया न्यूटन का ही नियम है, उन्होंने द्रव्यमान कहा था, इसने क्या कहा, यदि 2 आवेश हम लेते हैं, दोनों आवेशों को एक अक्ष के अनुदिश रख देते हैं, तो इन पर लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी यदि r है तो इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इन दोनों को जब मिलाए तो यह ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई r²। और जब भी अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, और वहां नियतांक क्या रखेंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। क्लियर है? और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक बता दो, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और हमको ये पता है Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, या इसी को लिख सकते हैं कूलम गुणे कूलम यानी कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। यानी बल का एक और मात्रक हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? इस पर एक सवाल तो जरूर आएगा, सवाल की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे क्योंकि 100% सवाल तो आना ही आना है। क्लियर? और अति लघुत्तरी में पूछेगा तो केवल यही पूछेगा न्यूटन का नियम क्या है, उसका सूत्र लिखिए, और बीजीय व्यंजकों में जो प्रयुक्त किया गया चिन्ह उनका नाम बताइए। जैसे Q1 का नाम क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है, F क्या है, बल है, और 1/4πε0 एक नियतांक है, और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। और मात्रा क्या लिखेंगे, क्योंकि अब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इधर ट्रांसफर होगी, तो न्यूटन है, r² इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q² नीचे आ जाएगा बटे कूलम स्क्वायर। कोई डाउट? इस पे आप सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला जो है बेटा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र सिंपल E बराबर हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल जो होता है यानी F, यदि उस F में हम Q से भाग कर दें, यानी आवेश की मात्रा से एकांक आवेश से क्या कर दें, भाग कर दें, तो जो प्राप्त वैल्यू होती है वही हमारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों एक ही बात है, वैद्युत क्षेत्र कहेगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र से संबंध हमेशा पूछता है लघुत्तरी में, यहाँ तक कि वो विकल्पी में, और इसका मात्रक 100% बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर क्यू का मात्रक कूलम, न्यूटन पर। इससे 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं वो विकल्पी के। पहला तो डायरेक्ट यही कर देगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो उसमें न्यूटन पर कूलम पे टिक कर देंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र के अन्य मात्रक आप जरूर पढ़ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र के अन्य मात्रक एक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर, एक क्या होता है वोल्ट पर मीटर, और दूसरा होता है जूल
कूलाम, जूल कूलाम पर मीटर, जूल कूलाम पर मीटर। तो ध्यान देना 2021, 22, 23 और 18 में एक प्रश्न पूछा, उसमें कहा कि वैद्युत क्षेत्र यानी निम्न में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्या प्रश्न पूछा? निम्न में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। और उसका जवाब क्या था? उसमें 3 ऑप्शन दिया था, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, जूल कूलाम पर मीटर। और एक ऑप्शन अलग दे देगा, जूल पर कूलाम दे देगा या जूल दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वही अन्य वाला मात्रक जो देगा, यानी जो मात्रक इसका नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इससे प्रश्न बना के पूछा था, इसलिए इस पे आप जरूर ध्यान देंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक 3 होता है। कौन कौन? न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, जूल कूलाम पर मीटर। और चौथा जो देगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि वहां जवाब क्या पूछा है? नहीं। तो जो नहीं होगा वही हमारा। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो ये 2 प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे सवाल भी आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या पढ़े हम लोग? ई ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई बराबर ई ए हमारा क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो मात्रक यहीं से लिखेंगे। अब ये तीनों मात्रक इसके भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर, तो न्यूटन पर कूलाम, और मीटर है क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसी से मात्रक बनाओ। ये है क्या? वोल्ट मीटर पर मीटर। किसका मात्रक है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मात्रक है। हमको बताना किसका है? फाई का। गुणे करना किसके? क्षेत्रफल के मात्रक को, यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया, यानी वोल्ट मीटर, वोल्ट। और ये वोल्ट मीटर बेटा 2016 से लेके 23 तक ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है जिसमें पूछा न हो। हर मॉडल पेपर में पूछा है। किसका? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्लियर? तो ये इतना यदि आप तैयार कर लिए तो इतना मान के चलो आपका 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि कुछ पे सवाल, कुछ के मात्रक बीमा है, तो कुछ का कुछ पूछ लेगा। बीमा निकाला जानते ही हो, बीमा भी पूछता है। बीमा कैसे निकालते हैं? छोटा सा हम देख लेते हैं। बीमा, बीमा क्या होता है? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, जो उनके मूल मात्रकों पर। और मूल मात्रक क्या होते हैं? किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, कैंडिला होता है, ठीक, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक। यानी ये जितने भी 7 मूल मात्रक है, 7 मूल राशियां मुख्य रूप से 3 ही में लिखा जाता है। किलोग्राम को एम से दर्शाना, मीटर को एल से, समय को टी यानी सेकंड के मात्रक को टी से, एम्पियर को ए से, ताप रहेगा तो थीटा से। लेकिन एम एल टी के ही रूप में लगभग सभी की बीमाएं लिखी जाती हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं न्यूटन का मात्रक क्या होगा? न्यूटन की बीमा क्या होगी? यानी बल की बीमा क्या निकालना है? बल की बीमा यानी एफ की बीमा कैसे निकालेंगे बताओ? तो सबसे पहले तो एफ का मूल मात्रक निकाल लो। न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन किसका मात्रक है? एफ बराबर क्या पढ़े हो आप? एफ ए, सॉरी एम ए। एफ बराबर क्या पढ़े हो? एम क्या है? किलोग्राम। ए क्या है? त्वरण। तो एम का यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके मूल मात्रकों पर जो घात लगाते हैं, और घात लगाने के बाद बड़े कोष्टक में यदि बंद कर दें तो वही उनका क्या होगा? बीमा। तो किलोग्राम को एम से एम लिख दिए। किलोग्राम पर कितनी घात थी? 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पे घात कितनी है? 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता
नीचे या सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो सेकंड पे -2 होगा। अब ये घात लिखेंगे यानी t पर -2 और बड़े कोष्टक में बंद कर दिए, तो यही इसकी क्या हो गई, कोई डाउट? तो बीमा निकालना भी आप सीखे हो, फर्स्ट ईयर में भी और 12th में भी पढ़ाया है। तो यानी इतने चीजों का आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। यह तय है कि बोर्ड परीक्षा में इससे लगभग 10 से 15 नंबर के सवाल और पूरे जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछ सकता है वो पूरा इस वीडियो में है।